चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। और हमारा जो चैप्टर है वो है ए सेल्यूलर लाइफ। ठीक है। अब ए सेल्यूलर लाइफ के बारे में आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कहना क्या चाह रहा है। हाउ कैन यू डिफाइन, या ए सेल्यूलर लाइफ का मतलब क्या है। देखो, ए का मतलब होता है नॉट, नहीं, नॉट प्रेजेंट, नॉट। अगर मैं यहाँ लिखूं ए सेल्यूलर, तो ए का मतलब होता है नहीं, नॉट। सेल्यूलर मतलब सेल, सेल से निकली हटाओ। ठीक है, सेल्यूलर मतलब हैविंग सेल। तो ए सेल्यूलर लाइफ का मतलब क्या हो गया, ऐसी लाइफ जिसके अंदर सेल नहीं है। ठीक है। अब सवाल ये होता है कि सर, आपने हमें ये पढ़ाया था, या हमने ये पढ़ रखा है कि देर इज अ बेसिक रूल ऑफ सेल थ्योरी, एंड दैट पॉइंट स्टेट्स कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, दुनिया के जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो मिलके बने इस सेल से, आइदर एक सेल से या एक से ज्यादा सेल से। ये सेल थ्योरी का पॉइंट है। बट आप ये कह रहे हैं कि ऐसी लाइफ भी पॉसिबल है जिसके अंदर सेल नहीं है और लाइफ है। हाउ इज दैट पॉसिबल, उस पर तो अभी हम बात करेंगे। बट ऐसी कौन सी लाइफ है जिसके अंदर आपके पास सेल नहीं है बट लाइफ है। तीन नाम याद रखते हैं। नंबर वन, वायरसेस। नंबर टू, वायरॉइड्स। नंबर थ्री, प्रियॉन्स। तो ये तीन ऐसे ऑर्गेनिज्म कह लो, या तीन ऐसी चीजें हैं जिनके पास लाइफ है लेकिन सेल नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि दे आर द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। क्योंकि सेल थ्योरी तो सिंपल ये कहती है कि दुनिया का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। चल, सर आपकी बात समझ में आ जाती है, बट कैन यू प्लीज टेल अस कि ये जो हमारे पास वायरसेस है, ये जो हमारे पास ए सेलुलर लाइफ है, ये सेल के बगैर पॉसिबल कैसे। या आप क्या ये कह सकते हैं कि वायरसेस प्योरली लिविंग, वायरसेस प्योरली लिविंग है, क्या मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है, तो अभी हम उसका डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर दैट आपको ये पता होना चाहिए कि वायरसेस का जो वर्ड है ना, ये जो वायरस का वर्ड है, ये आया एक वर्ड से, जिस वर्ड को कहते हैं वेनम। सही है? जिस वर्ड का अगर आप इस वर्ड को खंगालोगे, तो ये जो वायरस का वर्ड है ना, इसका मतलब है वेनम। और वेनम कहते हैं जहर को। तो इसीलिए वायरस इज अ पार्टिकल जिसके अंदर वेनम, आसान जबान के। वायरसेस को पढ़ना कहलाता है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी किसका पार्ट है, कोई मुझे बता सकता है। वायरोलॉजी कौन सी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी का पार्ट है। वायरोलॉजी हम कौन सी बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, जल्दी बताओ। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, शाबाश। माइक्रो बायोलॉजी के अंदर, सही है। चलो, ये तो हो गया वायरोलॉजी के बारे में, वायरस के बारे में। ये हमने वायरस के बारे में बेसिक बेसिक जो छोटी मोटी बात होती है वो डिस्कस। अच्छा, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये कि हमें पता होना चाहिए वायरसेस
कि डिस्कवरी कैसे। बट बिफोर दैट वी हैव टू नो कि वायरस लिविंग है या नहीं है, और इस पूरे चैप्टर के अंदर हम सिर्फ वायरस पढ़ेंगे। वायरस, थोड़ा सा पार्ट वायरॉइड और प्रियॉन्स का भी है, बट वो नेग्लिजिबल, वो इतना बड़ा नहीं। तो हमें पता होना चाहिए कि आइदर आपका वायरस लिविंग भी है या नहीं, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वायरस, आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। स्टेटस ऑफ वायरस के बारे में। अब दो ही बातें हो सकती हैं कि वायरस लिविंग है या वायरस नॉन लिविंग है। तो उन दोनों बातों को हम यहां देखें। सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि वायरस लिविंग है, मान लेता हूं मैं वायरस क्या लिविंग है। अब सवाल ये होता है कि अगर मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं कि वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। वो कौन सा रीजन है? सबसे पहली बात ये कि वायरसेस को अगर मैं लिविंग कह रहा हूं, तो उसकी बहुत बड़ी वजह यह है, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि वायरसेस के पास अपना न्यूक्लिक एसिड का जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। अगर मैं पहली प्रॉपर्टी लिखूं तो ये प्रॉपर्टी हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। और आपको पता है जेनेटिक मटेरियल नॉन लिविंग में तो होता नहीं है, लिविंग में होता है। इसका मतलब है ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई जिसकी बुनियाद पे आप ये कह सकते हो कि वायरस की कहानी कुछ लिविंग से मिलती जुलती है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है या आरएनए होता है, दोनों नहीं होते। डीएनए होता है या आरएनए होता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो डीएनए और आरएनए है, ये डीएनए और आरएनए ना सिर्फ मौजूद है बल्कि इसमें म्यूटेशन भी पॉसिबल है। म्यूटेशन क्या होते हैं? चेंजेस, अंडरगो म्यूटेशन। म्यूटेशन भी पॉसिबल, चेंज भी आ सकता है। सही है। तो ये तो पहली प्रॉपर्टी हुई। अच्छा, अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है जिसकी बुनियाद पे मैं वायरस को लिविंग कह सकता हूं? दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि वायरसेस बिल्कुल उसी तरीके से रेप्लिकेट करते हैं जिस तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रेप्लिकेट करते हैं। इनके अंदर रेप्लिकेशन हो क्या? अगर मैं लिखूं तो दे कैन रिप्रोड्यूस या रेप्लिकेट। और आपको पता है ये वो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है जिसकी बुनियाद पे मैं किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग या नॉन लिविंग कहता हूं। भाई एक पेन है, वो ऐसा तो नहीं है ना कि आज आपने एक रखा कल दो हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो वो चीज जो एक से दो हो जाए वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है। तो ये दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई। अगर मैं तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहां पे लिखूं तो वायरसेस के बारे में याद रखने वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि वायरसेस सेल के ऊपर हमला करते हैं, और सेल के ऊपर हमला करने के बाद, जैसे एक आर्मी नहीं होती मुल्क पे कब्जा करती है, बिल्कुल इसी तरीके से वायरस सेल पे हमला करता है और पूरे के पूरे सेल को अपने कंट्रोल में ले लेता है। क्या सेल से बाहर वायरस जो है वो सेल को कंट्रोल कर सकता है? नॉट पॉसिबल। तो याद रखना वायरसेस आर ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट का मतलब है लाजमी, इंट्रा सेलुलर पैरासाइट। ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट का मतलब है वो पैरासाइट, पैरासाइट कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को
जो आपसे फायदा ले और आपको नुकसान पहुंचाए, यानी कि थाली का बैंगन हो, जिस थाली में खाए उसी में छेद करे, एग्जाम्पल देगा। इसी तरीके से वायरस आपकी बॉडी में पलता है लेकिन नुकसान भी आपकी बॉडी को पहुंचाता है। तो वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट, और ये वायरसेस सेल के बाहर से सेल को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल के बाहर से ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट। तो ये आपने याद रखना है भाई। अच्छा, उसके अलावा याद रखना कि आपका ये जो ऑर्गेनिज्म, ये जो आपका वायरस है ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट तो है, फिर क्या करता है, ये उसके अलावा सेल की पूरी मशीनरी को कंट्रोल कर लेता है। सेल में जाने के बाद पूरी की पूरी सेल की मशीनरी को, या पूरी की पूरी जो भी सेल का अपना निजाम चल रहा है उसको हाईजैक कर लेता है। घुस बैठ ये अंदर जाएगा और अंदर जाके पूरे के पूरे सेल को कंट्रोल हासिल कर लेगा। अच्छा, ये हो गई। उसके अलावा वायरसेस के अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन मौजूद हैं जो एंजाइम की तरह काम करते हैं। ये भी आपको नॉन लिविंग में तो नहीं मिलता। अच्छा, उसके अलावा ये चार प्रॉपर्टीज हो गई। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है? वायरसेस को आप मार सकते हो बाय यूवी। यूवी रेज डिस्ट्रॉय कर देती है वायरसेस को। तो ये भी एक लिविंग प्रॉपर्टी हो गई। बैक्टीरिया वगैरह को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी आप यूवी रेज इस्तेमाल करते हो। तो ये हो गई आपकी पांच प्रॉपर्टीज। ठीक है, दीज आर द फाइव इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जिनकी बुनियाद पे आप ये कह सकते हो कि वायरसेस लिविंग। उसके अलावा एक और बात कि वायरसेस की डिफरेंट वैरायटीज मौजूद है। जैसे आप पढ़ोगे एक वायरस होता है इन्फ्लुएंजा वायरस। ये अभी आप कुछ जमाने पहले कोविड का जिक्र सुनते आए होंगे। आपने ये सुना होगा कोविड का ये स्ट्रेन है, कोविड की ये वैरायटी है तो कोविड ही, लेकिन उसने खुद को चेंज किया और कोविड की बीटा वैरायटी या इस किस्म की वैरायटी आपने सुनी होगी। तो इसका मतलब ये कि डिफरेंट वैरायटीज या डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ अ वायरस इज पॉसिबल। ये हो गई लिविंग प्रॉपर्टीज। अब अगर मैं नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज की बात करूं जिनकी बुनियाद पे आप वायरसेस को नॉन लिविंग कह सकते हो, तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, जैसे लिविंग के लिए सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है? रिप्रोडक्शन है। इसी तरीके से वायरसेस को अगर मैं नॉन लिविंग कहता हूं तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है? जैसे एग्जाम के अंदर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि हॉलमार्क प्रॉपर्टी ऑफ वायरस एज लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, तो आप क्या बोलोगे? उनके दे कैन रेप्लिकेट, दिस इज द हॉलमार्क। ये वो प्रॉपर्टी जिसकी बुनियाद पे आप अंधा भी कह देगा कि भाई ये लिविंग। चलो, अब अगर मैं नॉन लिविंग के तौर पे प्रॉपर्टी पूछूं तो वो कौन सी है? हमने शुरू में ही पढ़ लिया, दे आर ए सेल्यूलर। इनके पास सेल तो नहीं है बट लाइफ पॉसिबल, इनके अंदर लाइफ है। और जो चीज सेल नहीं होती, जिसके अंदर सेल नहीं होता, आपको पता है कि उनको हम लिविंग मानते भी नहीं। तो इसका मतलब है वायरसेस ए सेल्यूलर। इस बुनियाद पे मैं कह सकता हूं दे आर नॉन लिविंग। और कोई प्रॉपर्टी सर? आ जाओ और प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। वायरसेस को अगर आप बाहर रख दो, यानी कि वायरस सेल के अंदर ना आए, तो वायरस बाहर सदियों तक, इनडेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम तक, बिना रेप्लिकेट किए इनएक्टिव रह सकता है। क्या मतलब? भाई एक वायरस है, उसने अभी किसी भी सेल को इन्फेक्ट नहीं किया, तो वो अगर सेल के बाहर है तो वो इनडेफिनेट पीरियड तक इनएक्टिव रह सकता है। यानी कि आप ये कह लो कि वायरस किसी हद तक इमोर्टल। मोर्टल देख, हर चीज को मौत तो आनी है। अब वायरस को आप ये कह सकते हो कि इनएक्टिव फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, जबकि बाकी ऑर्गेनिज्म ऐसे नहीं है।
तो ये एक प्रॉपर्टी हो जाती है। उसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी? बिल्कुल है। सेल के बाहर ये कोई मेटाबॉलिज्म नहीं करता, यानी कि इसके अंदर कोई सेल नहीं है, तो जब सेल नहीं है तो कोई मेटाबॉलिज्म भी पॉसिबल नहीं है। नो मेटाबॉलिज्म। आगे बात करते हैं। मेटाबॉलिज्म पॉसिबल नहीं है तो एनर्जी भी नहीं बनाएगा। उसके अलावा आप पढ़ते आओगे कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप क्रिस्टलाइज करके स्टोर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि मैंने एक वर्म लिया, कोई भी वर्म लिया, राउंड वर्म लिया या फ्लैट वर्म लिया, उसको जमा दिया, क्रिस्टलाइज कर दिया, उसके क्रिस्टल बना दिए, और बाद में मैंने उसको डीक्रिस्टलाइज किया, वो दोबारा जिंदा हो गया। पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए। बट वायरसेस को आप क्रिस्टलाइज कर सकते हो और लंबे अरसे के लिए आप इन्हें स्टोर कर सकते हो। ये एक प्रॉपर्टी हो गई। उसके अलावा एक आखिरी प्रॉपर्टी, वो क्या है? इनके अंदर सेल नहीं है, तो इनके अंदर वो तमाम प्रॉपर्टीज जो एक सेल के अंदर होती है, जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट, इनको आप कहते हो वाइटल प्रॉपर्टीज, जिसके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। दे आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। तो इनके अंदर कोई वाइटल प्रॉपर्टी भी मौजूद नहीं है। नो वाइटल प्रॉपर्टी। ना एक्सक्रीशन करते, ना रेस्पिरेशन करते, इस तरीके से कुछ भी नहीं। एंड द लास्ट वन इज सेल के बाहर ये नॉन लिविंग है। सेल के बाहर ये नॉन लिविंग है, लिविंग की तरह बिहेव नहीं करते। एंड ना सिर्फ ये नॉन लिविंग है, बल्कि ये नॉन रिएक्टिव भी है। सेल के बाहर मसला नहीं, ये किसी भी तरह का रिएक्शन शो नहीं करते, दे आर नॉन रिएक्टिव। तो ये हमने पढ़ लिया व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, इनकी बुनियाद पे हम वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग कह सकते। चलो आगे बढ़ो। अब बात करेंगे हम वायरसेस की डिस्कवरी की। तो वायरसेस कैसे डिस्कवर हुए? अब सर ये टॉपिक तो रिसेंटली पीएमडीसी के ड्राफ्ट सिलेबस के अंदर से निकल चुका है, तो आप पढ़ा क्यों ने? भाई पहली बात तो ये कि ये भले से ड्राफ्ट के अंदर से निकल गया है, लेकिन आपने पढ़ना है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि वायरस डिस्कवर कैसे हुए, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो ये किन बेवकूफों ने निकाल दिया है मुझे नहीं समझ में आया। राइट। लेकिन आपने पढ़ना तो हम भी पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ वायरस कहाँ से हुई? राइट। ओके। अब याद रखना कि हमारे पास 1884 के अंदर सबसे पहले वायरस डिस्कवर कैसे हुआ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है, और इसको समझना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वायरसेस के बारे में आपको ये नहीं पता होगा कि वायरस डिस्कवर कैसे हुए, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए ये जिन बेवकूफ़ों ने निकाला है, आई डोंट नो व्हाई, बट स्टिल हम तो पढ़ेंगे उससे, हम पढ़ेंगे इसको, और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सही। ओके। तो सवाल ये होता है कि वायरसेस की सबसे पहले डिस्कवरी कब हुई? तो बता सकता है वायरसेस की डिस्कवरी सबसे पहले कब हुई है, यानी कि वायरसेस के बारे में सबसे पहली बात किसने की है? बहुत आसान है वैसे तो। हाँ भाई, काफी आसान है। याद रखना, वायरसेस की डिस्कवरी के अंदर जो सबसे पहला किरदार है वो है चार्ल्स चेम्बरलेन का। चार्ल्स चेम्बरलेन। और ये जो चार्ल्स चेम्बरलेन है ना, ये वो पहले साहब है जिन्होंने 1884 के अंदर, सर हमारी किताब में तो ये 1984 लिखा है, ये गलत लिखा है। 1884 के अंदर ये साहब, जिनका नाम था चार्ल्स चैम्बरलेन, ये असिस्टेंट थे लुइस पैस्चर के। लुइस पैस्चर वो जिसने
पैस्चराइजेशन का प्रोसेस बताया। तो ये साहब वो थे जिन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारनामा किया। इन्होंने बनाई एक फिल्टर, वाटर फिल्टर। अब उस वाटर फिल्टर का नाम क्या था, उस वाटर फिल्टर का काम क्या था, उसको हम देखते। तो लेट सपोज यहाँ पे मैं एक, चलो हाँ 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 हाँ, sorry, चलो इधर। इन्होंने लिया एक कंटेनर, और असल कारनामा चार्ल्स चैम्बरलैन का है कि इन्होंने बनाई एक छन्नी। अभी चलो। चार्ल्स चैम्बरलैन ने एक बनाया वाटर फिल्टर। ठीक है, क्या बनाया, एक वाटर फिल्टर। अब ये जो वाटर फिल्टर था ना, इस वाटर फिल्टर का बाद में नाम पड़ गया चैम्बरलैन पैस्चर फिल्टर। अब ये क्या था उसको जरा हमने देखना है। इन्होंने बनाया एक वाटर फिल्टर। अब इस वाटर फिल्टर के अंदर, छन्नी के अंदर क्या होता है, छन्नी के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, आपने कभी चाय की छन्नी तो देखी होगी। अब ये जो चाय की छन्नी होती है, इसके अंदर थे सुराख। और ये सुराख कितने बड़े थे, ये सुराख थे अप्रोक्सीमेटली, अगर आप देखोगे तो इन सुराखों का जो डायमीटर था दैट इज अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर था। और उस जमाने के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, वो थे अप्रोक्सीमेटली 0.2 या उससे बड़े, 0.2 या उससे बड़े। ये वैल्यूज याद रखने की जरूरत भी नहीं। क्यों? क्योंकि उस जमाने के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनकी, उनका डायमीटर तकरीबन इतना था। तो अब इसने क्या किया, ये चाहता था कि भाई हम वाटर से डिफरेंट ऐसे ऑर्गेनिज्म को, जो बैक्टीरिया हैं या जो ऐसी चीजें जो किसी भी चीज को इन्फेक्ट करती हैं, उसको मैं पानी से अलग कर लूं। तो जाहिर सी बात है, किसी भी चीज को पानी से अलग करने के लिए छन्नी बनाई जाती है। जैसे कभी आपने चाय बनाई हो, अगर कोशिश की हो, तो चाय बनाने के लिए क्या होता है, आप चाहते हो कि वो जो पत्ती आपने डाली है, वो पत्ती चाय के मिक्सचर से अलग हो जाए। उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आप एक छन्नी लगाते हो। उस छन्नी के अंदर जो सुराख होते हैं वो छोटे होते हैं, और जो पत्ती के दाने होते हैं वो बड़े होते हैं, वो उन सुराखों से नहीं गुजर सकते। तो होता क्या है कि जब आप चाय डालते हो जिसमें अंदर पत्ती मौजूद होती है, तो वो पत्ती में से पानी नीचे गिर जाता है, क्योंकि पानी तो गुजर सकता है, लेकिन पत्ती का क्योंकि डायमीटर बड़ा होता है तो वो ऊपर बैठ जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से इसने क्या किया, एक प्रोसेलन फिल्टर बनाया। प्रोसेलन एक मटेरियल का नाम है, प्रोसेलन वाटर फिल्टर। अब इसने क्या किया, ये चाहता था कि पानी से तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो उस वक्त तक नहीं दिखते थे, जो भी इन्फेक्शियस एजेंट से जो इन्फेक्शन कॉज करते थे, उनको मैं अलग करूं। अब हुआ ये कि इसने जो है ना वो अपने जमाने में वाटर फिल्टर बना लिया, ताकि बैक्टीरिया या जो भी इन्फेक्शियस पार्टिकल है वो ऊपर रह जाए और पानी नीचे चला जाए। भाई सिंपल सी बात है, पानी नीचे जाएगा तो इसके बकौल पानी के अंदर कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, क्योंकि पानी के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका डायमीटर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 0.2 माइक्रोमीटर से ज्यादा है। इसे इसने नाम दिया, इस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है चेम्बरलैंड चेम्बरलैंड पास्चर फिल्टर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये इस फिल्टर को आप कह लो चैम्बरलैंड पास्चर फिल्टर, क्योंकि ये असिस्टेंट के पास्चर के दोस्ती पास्चर का नाम भी आ गया। चलो, ये तो सबसे पहली चीज हो गई। अब सर, इसका वायरस की डिस्कवरी से क्या ताल्लुक है। अब इनको, इनका फिल्टर इस्तेमाल किया एक साहब ने, जिन साहब का नाम है आइवानोस्की, डिमित्री आइवानोस्की। 1892 के अंदर आइवानोस्की
आइवानोस्की वो साहब है जिन्होंने इनका फिल्टर इस्तेमाल किया। और इनका फिल्टर क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि उस जमाने के अंदर टोबैको प्लांट के ऊपर एक इन्फेक्शन होता था जिसे हम कहते थे TMD, टोबैको मोजाइक डिजीज। अब उस जमाने तक ये सोचा जाता था कि टोबैको मोजाइक डिजीज भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, क्योंकि वायरस का तो कोई तस्वर नहीं था। तो ये चाहते थे कि ये टेस्ट किया जाए कि आइदर ये वायरस की वजह से हो रहा है या किसी और चीज की वजह से हो रहा है। तो इन साहब ने क्या किया? इन साहब ने कुछ नहीं किया, एक कंटेनर लिया और कंटेनर लेने के बाद इधर देखो, यहां लगाई छन्नी, ये लगा दी छन्नी। वेट, छन्नी में जरा अच्छी बना दूं। ये लग गई छन्नी। और इन्होंने क्या किया? ये जो टोबैको मोजाइक डिजीज था ना, इस प्लांट को कूटा। टोबैको इस वो टोबैको प्लांट जिसके अंदर ये डिजीज हो चुका था, उस प्लांट के टोबैको के लीफ को तोड़, और तोड़ने के बाद उसका बना लिया मिक्सचर। टोबैको लीफ का क्या बना लिया? मिक्सचर बना लिया, एक्सट्रैक्ट बना लिया। भाई वो टोबैको प्लांट जिसमें डिजीज हो चुका था, उसको कूटा और कूटने के बाद उसका एक मिक्सचर बना लिया, पानी में डिसॉल्व कर लिया। अब इन्होंने इस मिक्सचर को इस चैम्बरलैंड के फिल्टर से गुजारा। तो ये समझ रहे थे कि भाई जाहिर सी बात है, चैम्बरलैंड ये कहता था कि तमाम इंफेक्शियस पार्टिकल इस छन्नी से अलग हो जाएंगे, यानी कि इस छन्नी के ऊपर सेटल डाउन हो जाएंगे, और नीचे जो बचेगा वो साफ चीज होगी, उसके अंदर कोई इंफेक्शियस एजेंट नहीं होगा। तो सिंपली आप उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग कर सकोगे। ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, नीचे जो कुछ भी जाएगा वो साफ सुथरा होगा, उसके अंदर कोई इंफेक्शियस पार्टिकल नहीं होगा। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं किया भाई। इन्होंने उठा के ये जो नीचे मिक्सचर था ना, इस मिक्सचर को उठाया, और जो ये समझ रहे थे कि भाई इस मिक्सचर के अंदर कोई इंफेक्शियस पार्टिकल नहीं है, एक हेल्दी लीफ के ऊपर अप्लाई कर। लेट सपोज ये लीफ है, इस हेल्दी लीफ के ऊपर अप्लाई कर दिया। अब ये समझ रहे थे कि इसमें डिजीज तो होगा नहीं, क्योंकि चैम्बरलेन का ये दावा था। लेकिन इन्होंने ये देखा कि इस लीफ के ऊपर डिजीज शुरू हो, टोबैको मोजाइक डिजीज शुरू। इसका मतलब ये कि डिमिट्री एवानोस्की ने ये चीज कॉन्क्लूड की कि भाई ये फिल्टर बैक्टीरिया को तो सेपरेट आउट कर सकता है, लेकिन देयर इज समथिंग स्मॉलर देन बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। और वो चीज इन्फेक्शियस है, जाहिर सी बात है, इन्फेक्शन कॉज कर इन्फेक्शियस। तो फिर कुछ सालों के बाद एक साहब आए जिन्होंने अगेन फिर इस पे और काम शुरू किया, करते रहे करते रहे करते रहे, और उन साहब का नाम था बिजर्न। ठीक है, तो मैं यहां पे उनका नाम लिखता हूं। उनका नाम है मार्टिनस बिजर्न। ठीक है। अब ये जो साहब थे, इन्होंने कोशिश की कि टोबैको मोजाइक डिजीज के बारे में पढ़ा जाए। ये डिजीज है क्या, किसकी वजह से हो रहा है? तो इन्होंने जब इस डिजीज के बारे में पढ़ने की कोशिश की, तो इन्हें यह पता लगा कि टोबैको मोजाइक डिजीज एक ऐसे ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है, एक ऐसे एजेंट, ऑर्गेनिज्म ज्यादा बेहतर वर्ड नहीं है, एजेंट की वजह से हो रहा है, एक ऐसी चीज की वजह से हो रहा है जो बैक्टीरिया से छोटी है। वायरस बैक्टीरिया से छोटा हो, बैक्टीरिया से छोटी है, और इस फ्लूइड के अंदर मौजूद है। यानी कि ये फ्लूइड कैसा होगा? कंटेजियस हो गया। कंटेजियस मतलब जिस चीज से इंफेक्शन हो जाए। कंटेजियस फ्लूइड, लिविंग फ्लूइड।
इन्होंने ये सोचा कि भाई ये जो फ्लूइड है ना, ये कंटेजियस है, लिविंग कंटेजियस फ्लूइड। अब बाद में जाके हमें पता चला कि भाई ये जो कंटेजियस लिविंग फ्लूइड है ना, इसको आप इसको इसको इन्होंने नाम दिया फिल्टरेबल पार्टिकल्स का, फिल्टरेबल एजेंट्स का। फिल्टरेबल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये फिल्टर हो गए थे, फिल्टरेबल एजेंट्स। और बाद में फिर जाते 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 इनका नाम क्या पड़ गया भाई? इनका नाम पड़ गया वायरस। कब? ये हमें नहीं, इन फिल्टरेबल पार्टिकल्स का नाम पड़ गया वायरस। फिर कुछ जमाने के बाद, तकरीबन कोई 1935 में, 1935 में एक और साहब आए जिनका नाम है स्टेनले। और ये जो स्टेनले है ना, इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया। इन्होंने इस इंफेक्शियस पार्टिकल को क्रिस्टलाइज कर लिया और फिर इस इंफेक्शियस पार्टिकल को नाम दिया टोबैको मोजाइक वायरस का। तो टोबैको मोजाइक वायरस की क्रिस्टलाइजेशन किसने की? स्टेनले ने। ये पास्ट पेपर के अंदर पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, टोबैको मोजाइक वायरस की क्रिस्टलाइजेशन किसने की? फिर बाद में जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, तो पता चला कि भाई वायरस का स्ट्रक्चर क्या है, वायरस है क्या चीज, ये सारी चीजें पता लगी। अब इसके अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि हमारे पास 1930, 19 तकरीबन कोई 30 1915 और 1917 के अंदर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम, दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, टुवर्ट और हैरेले। टुवर्ट और हैरेले, इन्होंने ये बताया कि भाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला भी एक वायरस है, उसको बैक्टीरियोफेज का नाम दिया। तो आप ये कह सकते हो कि स्टेनले से पहले 1915 और 1917 के अंदर इन्होंने काम किया। और एक का नाम था टुवर्ट और एक का नाम था हैरेले। इन दो साइंटिस्ट ने अलग अलग काम किया और डिस्कवर किया बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस, जिसको कहा जाता है बैक्टीरियोफेज। और 1926 के अंदर फिर एक और साहब थे जिनका नाम है थॉमस रिवर्स। तो थॉमस रिवर्स जो साहब थे, अगर मैं इनका नाम लिखूं, टी रिवर्स, इन्होंने ये बताया कि वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ऐसे पैरासाइट जो सिर्फ सेल के अंदर जाके ही इंफेक्शन कॉज करते। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। क्लियर है भाई? अब एक और साइंटिस्ट का नाम अक्सर ले लिया जाता है बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एडोल्फ मेयर का क्या काम था? एडोल्फ मेयर ने यह बताया कि जो टोबैको पे होने वाला कहानी है, टोबैको पे होने वाली कहानी है ना, इसको उन्होंने कहा मोजाइक डिजीज। मोजाइक कहते हैं पानी को या लिक्विड को। वाई इट इज कॉल्ड द मोजाइक डिजीज? मेयर ने टोबैको डिजीज को मोजाइक डिजीज क्यों कहा? उसकी रीजन ये थी कि सिंपल बात थी, उस जमाने के अंदर टोबैको डिजीज पे जब काम हो रहा था तो वो क्या करते थे, उसका एक्सट्रैक्ट बनाते थे, मिक्सचर बनाते थे, पानी में उसको डिसॉल्व करते थे और नए प्लांट पे लगाते थे। तो ये जो डिजीज था ना, वो फैलता था उस पानी को जब आप छिड़कते थे एक सही प्लांट के ऊपर, तो उसकी वजह से वो फैलता था। इस वजह से आप ये कह सकते हो कि क्योंकि ये जो डिजीज था वो पानी की वजह से फैलता था, रबिंग जूस फ्रॉम डिजीज प्लांट इनटू द हेल्दी प्लांट। जैसे आप ये कह लो कि डिजीज प्लांट से अगर आप जूस लो और उसको हेल्दी प्लांट पे लगा लो तो उसकी वजह से फैलता था, इसीलिए इसको आपने मोजाइक, सिंपल।